नमस्कार। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री राकेश त्रिपाठी जी हैं। नमस्कार। ये मैं उन चंद लोगों में मैं इनको मानता हूं कि जो विद्वान हैं, जो अपनी बात सहज ढंग से कहते हैं, ये आपको चुप कराने के चक्कर में नहीं रहते हैं। तो सबसे पहली बात राकेश जी, अभी एक बड़ा फेरबदल हुआ संगठन में, आपके बहुत उपाध्यक्ष लोग आए, प्रवक्ता का फिर से आपने वो किया, रिजिक किया, लेकिन अब उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। तो ये सब क्या चुनाव के को सामने रख के किया जा रहा है? संगठन एक सतत प्रक्रिया है जी। इसमें भारत भाजपा का संविधान है, भाजपा के संविधान के अनुरूप हर 3 वर्ष पर नई कार्यकारिणी आती है और कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, ये सबकी रचना होती है। कुछ पद खाली थे, उन पदों को भरने का काम किया गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार का विषय मुख्यमंत्री का प्रोविगेटिव, उसमें भी तो खाली है पद। अब मुख्यमंत्री का प्रोविगेटिव होता है, जैसे पार्टी के अध्यक्ष चाहें तो वो संख्या को घटा या बढ़ा सकते हैं, कम संख्या से भी कैबिनेट चला सकते हैं। ऐसे ही सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो, उनको आवश्यकता है तो वो मंत्रिमंडल में विस्तार कर सकते हैं, उनको आवश्यकता है कम नहीं है तो कम मंत्रियों के साथ भी कैबिनेट चला सकते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है कि वो अपनी कैबिनेट किस रूप में, किस तरह से चलाना चाहते हैं, और ये अधिकार मुझे लगता है उन पर ही छोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को आवश्यकता होगी तो वो संगठन के लोगों के साथ परामर्श करेंगे और जो भी उपयुक्त लोग होंगे उन्हें उचित समय पर उचित स्थान देंगे। नहीं, मैं जल्दी से इसलिए बात कर लूं कि जैसे संगठन तो हर एक पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से चलता है जैसा आपने, लेकिन जो सरकार चलाना होता है तो एक देश का संविधान है और एक उसके साथ कैप लगा दिया है, भाई इससे ज्यादा मंत्री नहीं रख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश बड़ी स्टेट है, और इसमें अगर पद खाली हैं तो कहीं ना, अब वो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की स्टाइल हो कि भाई उनको छोटा ही वो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है काम भी। देखिए, एक कार्य प्रणाली को लेकर के भी चर्चा का विषय हो सकता है। ये कैपिंग क्यों लगानी पड़ी थी? क्यों कोर्ट्स को आदेश देने पड़े कि मंत्रिमंडल में एक निश्चित समय से एक निश्चित संख्या से ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते? जंबो मंत्रिमंडल बनाकर लोगों को संतुष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, सरकारी संसाधनों का दोहन करने का, शोषण करने का प्रयास किया जाता था। आज ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये कार्यकुशलता है कि वो कम लोगों से भी ज्यादा काम ले रहे हैं। उन्होंने आज कम लोगों को हर काम के लिए दक्ष बनाया है, उनकी जवाबदेही तय की है और जवाबदेही सुनिश्चित करा के आज उत्तर प्रदेश के सभी विभागों का वो लगातार स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। चूंकि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री कैबिनेट का हेड होता है, हर मंत्री के साथ वो लगातार डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंटेशन उन्होंने की है, उनके हर टारगेट तय किए हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। मैं मानता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी पर छोड़ा जाना चाहिए कि उनको मंत्रिमंडल में विस्तार करना है या नहीं करना है, और कब करना है, किस रूप में करना है, किसको शामिल करना है या किसको हटाना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, ये उन पर ही छोड़ा जाना चाहिए। मीडिया इसको लेकर के कयास लगाता है, कार्यकर्ता इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं, जनता में ये चर्चाएं होती हैं और होनी भी चाहिए। राजनीतिक दल खुले प्लेटफॉर्म होते हैं, कोई बंद कमरे के आधार पर तय होने वाली बातें नहीं है, कोई किसी की बपौती नहीं है। ये ओपन डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, लोग चर्चा करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये निर्णय केवल और केवल मुख्यमंत्री का होगा। चलिए, अगर जब क्योंकि अभी चर्चा ये भी है कि केवल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, अब ये भी चर्चा है कि कॉर्पोरेशंस के भी बहुत लोगों को करके असंतुष्टों को अब वो दिया जाएगा। हम उस पर चर्चा तब करेंगे जब ये हो जाएगा, नहीं होता है तो वो चर्चा आज उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, और ये केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल भारतीय राजनीति की बात कर रहा हूं। कुछ जाति ज्यादा नहीं हावी होती जा रही है। जितेंद्र प्रसाद जी आते हैं और उनको केंद्रीय नेतृत्व से लेके ब्राह्मण नेता आ गए। हालांकि जितेंद्र प्रसाद जी को बहुत लोग जानते ही नहीं थे कि वो ब्राह्मण है, बहुत लोगों को लगता था कि शायद वो प्रसाद लगाते थे, तो लोगों को ब्राह्मण नहीं पता था। उसी तरह से आपके यहाँ भाई अनुप्रिया पटेल जी की, उनको केंद्रीय नेतृत्व बुला रहा है। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ को, उधर अनिल राजभर जी जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर जी को ठीक करने, कुछ जात ज्यादा नहीं हावी होती जा रही है इस समय? देखिए, आदर्श अपेक्षा समाज की है कि समाज जाति के बंधनों से मुक्त हो जाए, लेकिन सच समाज का यह है कि समाज जातियों में बटा हुआ है। सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका प्रयास करती है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिला और उनकी इस नाते अपेक्षाएं ज़्यादा रही हैं जिनको पूरा करने की आवश्यकता है, और आरक्षण की पृष्ठभूमि भी इसी आधार पर बनी थी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मोर्चों का गठन करके, संगठन के भीतर भी और सरकार के भीतर भी, हम जब सरकार बनाने जा रहे हैं, जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हर समाज का प्रतिनिधित्व, हर समाज का विश्वास हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयास करती है, लेकिन हमने कभी किसी जाति के लिए दुराग्रह नहीं रखा है, किसी जाति को इस आधार पर अलग नहीं किया है, हम किसी जाति के ठेकेदार नहीं बने हैं, भारतीय जनता पार्टी पर किसी जाति की टैगिंग नहीं
नहीं है। वरना हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि किसी विशेष जाति की सरकार बनने पर, सरकार बनने पर विशेष जाति के लोगों को तवज्जो मिलती है। किसी विशेष जाति के लोग ही थानेदार बनेंगे, डीएम बनेंगे, कप्तान बनेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सीना चौड़ा करके इस बात को कह सकते हैं कि हमने सभी समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में, संगठन में, समाज के अलग अलग दायित्वों पे सबको साथ लेकर के हम चले हैं। और जो हमारा स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमने उसको लागू करके दिखाया है। उसके लिए हालांकि मैं उसको बहुत क्लीन चिट नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि राजपूतों को थोड़ा इस शासनकाल में थोड़ा ज्यादा तवज्जो दी गई है। और उसका एक मूल कारण यह है कि शायद इस समय डीएम बहुत ज्यादा, शायद जो 70-75 डीएम, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूंगा। देखिए, ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है। ये वो लोग हैं जिन लोगों पर इस तरह के आरोप चस्पा है, वो जानबूझ करके अपने आरोपों से तुलना कर, जैसे अंधे को, सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है। जिसने हमेशा जाति ही ढूंढी है वो हमेशा जाति ढूंढने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप पूरी तरह से बेसलेस है। आज उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को देखेंगे तो नौकरशाही के शीर्ष पदों पर कौन बैठा है? आज उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी किस जाति का है? आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह किस जाति के हैं? आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी किस जाति के हैं? आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो जिस तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, ये उन लोगों की व्यक्तिगत कुंठा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगा पा रहे, तो बेसलेस आरोप, झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम विपक्ष करता है। और हमारी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि हम इस तरह की अफवाहों का पूरी तरह से खंडन करेंगे। ठीक है, अब आपका कहना है कि आप सारी जातियों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं कि सबका वो, आपका स्लोगन भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक बात। मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम आबादी इस देश में 2011 की जो जनगणना के अनुसार करीब 14% है, मोटे तौर पे 14 पॉइंट कुछ। हालांकि कई संगठन, जो हिंदुवादी संगठन है, वो कहते हैं कि नहीं वो 25-30 हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगले 10 साल में वो हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे, वो अपनी उनकी है। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से 14% है। आप जब 2017 के इलेक्शन में जाते हैं विधानसभा के, वहाँ 403 उत्तर प्रदेश की सीट में आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहने वाली पार्टी को एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं मिलता है। देखिए, अगर इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो पिछले वर्षों में, दशकों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक प्रोपेगेंडा लगातार बढ़ाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को घोषित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार में आई और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आई, हमने इस छवि को पूरी तरह से धूल-धूसरित करने का काम किया है। हमने आज सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास नारा नहीं दिया है, बल्कि करके दिखाया है। आज जब हमने बिजली लोगों के घरों तक पहुंचाई है तो बिना भेदभाव के पहुंचाई है। बल्कि हमने इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा है कि किस तरह से शमशान उपेक्षित होते थे, कब्रिस्तान की बात होती थी, किस तरह से मुस्लिम कन्याओं के खाते में अलग से धन डाला जाता था। हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, हम किसी को तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन किसी को के साथ उपेक्षा का भाव, तिरस्कार का भाव, ये भी नहीं होने देंगे। हम किसी को विशेष दर्जा भी नहीं पाने देंगे। हम सबका साथ, सबका विकास जब कह रहे हैं तो उसको लागू कर रहे हैं। आज चाहे वो सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, खाद्यान्न के मामले में हो, आवास के मामले में हो, शौचालय के मामले में हो, सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम है, वो सारी वेलफेयर स्कीम समाज के निचले तबके तक पहुंचाने का काम किया है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे निचला तबका जो है उसमें बड़ी संख्या अल्पसंख्यक समाज की है। आज जो हमने आवास दिए हैं, आज हमने जो शौचालय बनाए हैं, आज जो हमने बिजली पहुंचाई है, वो सबसे ज्यादा अगर उसके आंकड़े उठा करके देखेंगे तो आपको उसी अल्पसंख्यक समाज से मिलेगा। ये प्रोपेगेंडा धूल-धूसरित होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व मुसलमानों को नहीं देना चाहती है। हमने बिना चुनाव जीते ही अपने कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कैबिनेट में दर्जा दिया, स्थान दिया है। हमने मंत्री बनाया है, हमने एमएलसी बनाए हैं, हमने अलग अलग स्थानों पर उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। लेकिन विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जिताऊ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से आवेदन ही नहीं करेगा तो हम कहां से ला करके उन्हें टिकट दे देंगे? अगर मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक समाज से विनेबल लोग भारतीय जनता पार्टी के पास आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनको टिकट देंगे। हमने बंगाल में टिकट दिया है, हमने जम्मू कश्मीर में टिकट दिया है, हमने केंद्र में मंत्री बनाए हैं, हमने अलग अलग राज्यों में मंत्री बनाए हैं। हमारे पास मुस्लिम लीडरशिप की एक बड़ी कतार है। आज हम उस एजेंडे को, उस अफवाहों को कहीं ना कहीं खारिज करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वर्षों से जमी हुई धूल को साफ करने में थोड़ा समय लगता है। 3 तलाक को लेकर के जिस तरह से आज हमने बोल्ड डिसीजन लिया है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए हमने जिस तरह बात की है, जो कट्टरपंथी तत्व थे उनको बुरा जरूर लगा है, लेकिन आज मुस्लिम समाज में महिलाएं जिनको आज लाभ मिले हैं सरकार की योजनाओं से, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और आज जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी हमें मिली है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, हम 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लेकर आए, ये बिना मुस्लिम समाज के सहयोग के नहीं है। इसमें सबका सहयोग है, सबका साथ है और सबके विकास के लिए हम संकल्पित हैं। और सबके मन में हम विश्वास को आज दृढ़ संकल्पित होकर के स्थापित कर रहे हैं। चलिए, मैं इस पे इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि 403 में अगर एक भी
टिकट नहीं दे रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि उनको साथ लेके चलना है, तो चलिए इस बात को यहीं बंद करें, क्योंकि इसका अंत नहीं है। वेलफेयर स्कीम तो वेलफेयर स्टेट है, सभी के लिए करना। उस रोड पे तो ऐसा कानून नहीं बन सकता है कि इसमें अल्पसंख्यक नहीं चलेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको याद दिलाऊं कि जब आपने चुना जिस मंत्री को, मोहसिन रजा साहब को, 8वीं पास थे और आपने उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश का जब मैं भी बाहर जाता हूं तो मेरा हो सकता है कि मुझे लगता हो कि भाई कांग्रेस ये खराब है, बीजेपी में, लेकिन जब बाहर जाता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश का नागरिक होने में मुझसे लोगों ने पूछा, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, जब वहां एक हिंजड़ा को जिता दिया था मेयर, तो बाहर मेरी हंसी उड़ाई जाती थी, क्योंकि मैं वहां को बिलोंग करता हूं। उसी तरह से 8वीं पास एक व्यक्ति को आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री बना दिया था। अगर इसको भी आप जस्टिफाई करते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं बिल्कुल कहूंगा, हमने कल ही कबीरदास की जयंती छोड़ी है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने अपने पाठ्यक्रम से पढ़ाई क्या की है, जरूरी यह है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति कितने लगनशील और ईमानदार हैं, आप किसी विषय को कितनी गंभीरता से सोचते समझते और जानते हैं, आप उसके प्रति कितने संकल्पित होकर के आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जानकार मंत्रियों को हमने देखा है जिनके पास बहुत शिक्षा थी। हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा है, प्रख्यात अर्थशास्त्री, देश में घोटालों की बाढ़ आ गई। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, महत्वपूर्ण क्या है आपने क्या गढ़ा है, आपने क्या किया है। अगर मोहसिन रजा की शिक्षा को छोड़ करके आप उनके कामकाज के ऊपर आकलन करेंगे तो मैं मानता हूं कि मोहसिन रजा के कामकाज को लेकर के इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जा सकेंगी। चलिए, मैं इसमें इसलिए नहीं करूंगा कि अगर आपको लगता है कि एक 8वीं पास व्यक्ति साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे जो बहुत ही लेटेस्ट है, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति, जो MSc MA पास व्यक्तियों के लिए भी समझना मुश्किल है, दुरूह है, उसमें अगर आपको ये लगता है कि ये अच्छा काम कर रही है, तो मेरी तो यही शुभकामनाएं, फिर 5वीं पास या अनपढ़ को ही करिए जो गढ़ा हो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्क में समझ में, एग्रीकल्चर हो, खेल हो, ग्रह हो, सोशल वेलफेयर हो, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो व्यक्ति होना चाहिए जो समाज से जुड़ा हो। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वित्त, ये सब थोड़े स्पेशलाइज्ड हैं और उसमें अपनी हंसी उड़ती है। मैं ऐसे उसमें था। मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे ये कर रहा हूं कि आजकल एक नई चीज हो गई है, टीवी डिबेट का स्तर गिर गया है। ये हम लोग माने और चाहे ना माने, क्योंकि हो सकता है, और उसमें भाई मैं 3 नाम ऐसे लूंगा जिनको लोग देखना चाहते हैं। मैं बीजेपी से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा आपकी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके साथ कोई टीवी डिबेट में कुछ ऐसा भी होता है तो सहना आपको पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े भाई का रोल है या आप रूलिंग हैं तो आपको सहना पड़ेगा। आपके यहाँ सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत ही अच्छी डिबेट करते हैं, लेकिन आजकल करीब करीब नहीं दिखाई देते हैं। आपके यहाँ राकेश सिन्हा जी बहुत अच्छे वो हैं, बहुत ही प्रबुद्ध, उनकी बात से कोई माने ना माने, लेकिन अपनी बात एक ढंग से कहने का उनको सलीका जिसको कहते हैं। आपके यहाँ शाहनवाज साहब हैं, इन लोगों को बाहर है। अब आज आपके जो स्टार बैट्समैन हैं उसमें सबसे जो कैप्टन हैं संबित पात्रा साहब, और उनकी अगुवाई में जो सबसे ज़्यादा बैटिंग होती है वो एक गौरव भाटिया साहब हैं, और एक नया विराट कोहली आपने पा लिया, संजू वर्मा जी, कहना ही क्या, मतलब बहुत ही, मतलब विराट कोहली क्या बैटिंग करेंगे जो संजू वर्मा जी करते हैं। आपको कभी कभी नहीं लगता है कि इससे भी पार्टी विद द डिफरेंस को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है? देखिए, टीवी डिबेट का स्तर गिरा है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और सहमत के साथ ही दुखी भी हूं, क्योंकि हम इस टीवी डिबेट का हिस्सा होते हैं। मुझे दुख होता है जब टीवी डिबेट्स को हम परिवार के साथ देखते हैं और इस तरह के गिरते हुए स्तर को लेकर के पूरी राजनीति का ह्रास होता है, राजनीतिक मूल्यों का ह्रास होता है। क्योंकि हमने इस देश में संवाद की एक बड़ी ऊंची परंपरा के वाहक लोगों को देखा है। हमने अटल जी को देखा है, चंद्रशेखर जी को बोलते देखा है कि जब लोग बोलते थे तो पूरा सदन सुनता था, पूरा देश सुनता था, दुनिया तक भाषण सुने जाते थे। स्वामी विवेकानंद की परिपाटी के लोग हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब गाली गलौज के स्तर तक डिबेट पहुंच जाती है, दुखद है। लेकिन कई बार इन परिस्थितियों के कारण क्या है ये भी समझने की जरूरत है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब सामने से इस प्रकार की बातें आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक नहीं हो सकती है। हम सिद्धांतों और आदर्शों के पर चढ़ करके हम अपने आप को कमजोर साबित नहीं कर सकते हैं। सठे साठ्यम की समाचरित की नीति को भी अपनाना पड़ता है। हम हर बार केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं हो सकते हैं। हमें कई बार आवश्यक होगा तो द्वापर युग के कृष्ण की भूमिका में आना होगा। हमें उसी रूप में जवाब देना होगा जिस तरह की अपेक्षा उन लोगों को है। ये
ये जो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स, जिस तरह की भाषा, गाली गलौज की भाषा, प्रधानमंत्री जी के प्रति किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, ऐसे लोगों के प्रति बहुत सहृदयता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भाषाई मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने बच्चों के साथ बैठकर देखने वाली चीज, हम इस पॉलिटिकल डिस्कशंस को हम बच्चों के साथ तक साझा करते हैं। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो करके जाएंगे, कल शर्मिंदा ना हो, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको इस बात के लिए दोषी ठहराएंगी। भाषा की मर्यादा को सबको मिलकर बचाने की आवश्यकता है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी हो, वो किसी और दल में भी हो। और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार, जिनके मुंह से कई गलत शब्द निकले हैं, मैं उदाहरण कहेंगे तो मैं उदाहरण से नाम बता दूंगा, हमने उन पर कठोर कार्रवाई की है। हमने कभी भी किसी अपशब्द अगर कहीं गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हुई, तो क्षमा याचना भी उसके लिए की है, अगर कहीं कोई गलत शब्द इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस बात की अपेक्षा क्या अन्य राजनीतिक दलों से नहीं की जानी चाहिए? क्या सुचिता का सारा ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है? क्या राजनीतिक मर्यादाओं की सारी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से होगी? हमने तो अरुण जेटली जी परंपरा के, सुषमा स्वराज जी परंपरा के हमने नेता दिए हैं। आपने जिन 3 प्रवक्ताओं के नाम लिए, उनमें 2 प्रवक्ता इस समय राज्यसभा में है और एक प्रवक्ता इस समय बिहार कैबिनेट में मंत्री है। आखिरकार इस परंपरा के प्रवक्ता हमने अपनी पार्टी से दिए, हम गौरव से कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह के स्तरहीन प्रवक्ता अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा आए हैं, उनके साथ कई बार थोड़ी मजबूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं कि भाषाई मर्यादा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, या किसी पार्टी के लोग हो, सबको भाषाई मर्यादा बना के रखनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, ये सुन के अच्छा लगा कि कम से कम आप ये तो मानते हैं कि इस स्तर को बनाने से, क्योंकि ये आपको दुख होता है, आपको इस पूरी राजनीतिक जो वो है उससे दुख होता है। वो अगर स्तर गिर रहा है तो हमारा और आपका भी स्तर गिर रहा है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी ज्वाइन करने के लिए, और आगे उम्मीद है कि आप इसके बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी जरूर देते रहेंगे। थैंक यू।